तो नेक्स्ट आपका आया था टॉपिक, हाँ ये क्लस्टर, और उसमें मैं डिफरेंस बता रही थी आपको स्टार्टा और क्लस्टर में। जैसे स्टार्टा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। स्टार्टर्स हेट्रोजीनियस होते हैं, ये क्लस्टर्स होमोजीनियस हो गए, क्लस्टर्स होमोजीनियस हो गए। और स्टार्टर्स की पॉपुलेशन, अगर आप विद इन वन स्टार्टा पॉपुलेशन देखेंगे, एक स्टार्टा को पिक करेंगे, उसके अंदर के एलिमेंट्स आप देखेंगे तो वो होमोजीनियस होते हैं। स्टार्टर्स आपस में हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन एक स्टार्टा के अंदर अगर आप जाएंगे और उसके सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, एक स्टार्टा के अंदर सारे एलिमेंट्स होमोजीनियस होते हैं। क्लस्टर्स के अंदर जस्ट उल्टा होता है, क्लस्टर्स आपस में तो एक दूसरे से होमोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर आप क्लस्टर के अंदर एलिमेंट्स पे जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स हेट्रोजीनियस होते हैं। सारे एज ग्रुप के लोग, सारे ऑक्यूपेशन, सारी एजुकेशन के लोग, बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे आपको। तो ये मेजर पॉइंट है जो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस मैम। मैं फिर अब इसके बाद अब आगे आ रही हूँ। अब इसके बाद में मैं आगे आती हूँ। ये हो गया आपका, नेक्स्ट पीपीटी पर आ रहा है। ये रहा, एलिमेंट्स within a cluster should be as heterogeneous as possible, but clusters themselves are homogeneous. Ideally, each cluster should be small scale representation of the population. इस बात का क्या मतलब है? आइडियली ईच क्लस्टर शुड बी स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब जो पॉपुलेशन में हर तरह के लोग हैं, इसी तरह से क्लस्टर में भी हर तरह के लोग हैं। क्लस्टर में हर, जैसे स्टार्टा में आपने अलग अलग कर लिया, पॉपुलेशन में तो सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और सब हो गए, लेकिन स्टार्टा में सिर्फ हिंदू आए। क्लस्टर में क्या होगा? सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब होंगे। तो क्लस्टर क्या होगा? पॉपुलेशन की तरह ही होगा। पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स में होंगी, वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्लस्टर के सारे एलिमेंट्स में होंगी। ओके बेटा, बढ़ू आगे। आगे देखो, ये क्लस्टर्स, the clusters are sampled with probability proportional to size. In the second stage, the probability of selecting a sampling unit, ये वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल आपका ये रहा, एग्जाम्पल जो हेट्रोजीनियटी और होमोजीनियटी का जो एग्जाम्पल दिया है वो ये रहा। तब तक मैं आप लोगों की चैट्स देखती हूँ। इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी। हर एलिमेंट को पॉपुलेशन में सेलेक्ट होने का बराबर बराबर चांस नहीं मिलेगा। लोग मोस्टली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही यूज करते हैं। मेरा नेट चला जाएगा, नहीं हो पाएगा कनेक्ट, वो नेट स्लो हो जाएगा। यस, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसके अंदर फर्स्ट आते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस का मतलब आपको जो कन्वीनियंट है वो करो। आपके घर के पास जो लोग आपको मिल रहे हैं, आप उन्हें अप्रोच कर लो। आपके घर के आसपास अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, उनको पहले अप्रोच करो और उनसे पहले क्वेश्चन फिल करो। कन्वीनियंस सैंपलिंग मोस्टली यूज यही होती है, मोस्टली कन्वीनियंस सैंपलिंग ही लोग यूज करते हैं। कन्वीनियंस सैंपलिंग को रीड कर लो, बहुत इजी है। It attempts to obtain a sample as per the convenience of researcher. Often respondents are selected because of ease of availability. आप किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं? रिस्पोंडेंट्स को आप सेलेक्ट करते हैं ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, कि कौन हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है। ईज ऑफ अवेलेबिलिटी के बेसिस पर आप सेलेक्ट करते हैं। यूजिंग स्टूडेंट्स and members of social organizations for conducting an experiment. मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू, जैसे आपके घर के आसपास कोई मॉल है, आप वहां चले जाएं और वहां पर जाकर के आप इसको अपनी क्वेश्चनर को फिल कराएं, या सर्वे जो भी आपका है टेक्निक, उसको वहीं पर यूज करें। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर या स्ट्रीट पे जो लोग आपको आसपास मिले, उनको आप
उनको आप अप्रोच करें पहले। ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये रहा कन्वीनियंस के ऊपर, और ये रहा जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, नेबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स, नो एफर्ट्स आर मेड टू चूज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसमें आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। This sampling should not be used in descriptive and causal research. Descriptive और causal research में सही रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि सारे आपके आसपास के लोग आ गए तो मोस्टली बायस्ड रिजल्ट आ जाएगा। Am I audible? Students? ओके, तो बायस्ड रिजल्ट्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप सारे अपने आसपास के लोगों से फिल करवाते हैं, तो आपके आसपास के लोग जिस भी फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो वही आंसर देंगे मोस्टली। तो इसलिए कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कोशिश करनी चाहिए कि हम और लोगों को दे दें और कहीं दूर दूर से भी क्वेश्चन को फिल करा लें। इट इज कॉमनली यूज्ड इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, बट लोग डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल में भी इसको यूज कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? तो मैम एक मैं फिर से करती हूँ तो फिर शेयर को। स्क्रीन कैसे शेयर नहीं हो रही? स्क्रीन तो कब से शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन? काफी टाइम हो गया जब से आपका रिकनेक्ट हुआ था। ओहो, तो मैं तो उसमें से ही रीड करती जा रही हूँ। एक मिनट रुको, फिर मैं आपको बताती हूँ। शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। कौन है ये शेयर स्क्रीन? शेयर स्क्रीन, मुझे लगा शेयर हो रही होगी स्क्रीन में, तो उसी को रीड करती जा रही हूँ। स्क्रीन तो सामने है मेरे। अब हो रहा है शेयर स्क्रीन? यस मैम। अब दिख रहा है? ओके, यस मैम। अब हो रही है ना? चलिए, तो अच्छी बात है, अब तो शेयर हो रही है स्क्रीन। सो अब ये आप लोग रीड कर लिया आपने। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट, जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग को आप एक बार रीड कर लो, क्या है ये, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Judgmental sampling is a form of convenience sampling in which the population elements are selected based on the judgment of the researcher. Empirically, this approach may not produce satisfactory research. It calls for the special efforts to locate and gain access it calls for special efforts to locate and gain access to the individuals who have the required information. This is used when the required information is possessed by a limited number or category of people. मैं इसको एग्जांपल लेकर पहले क्लियर करती हूँ, फिर आपको ये समझ में आ पाएगा। इसका सबसे पहले एग्जांपल लेती हूँ, then we will be able to understand it better. देखिए, जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसे मेरी अगर रिसर्च है, मुझे स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही अपना सर्वे फिल कराना है, तो मैं क्या करूंगी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग तो हो गई, मुझे जो पास पड़ रहा है मैंने वहां चले गई और उन लोगों से कंप्लीट करा लिया। अब जजमेंटल सैम्पलिंग में मेरा जजमेंट आ गया कि मुझे सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी से ही मिलना है, उनके एम्प्लॉय से ही फिल कराना है मुझे। मेरी सपोज करो कोई रिसर्च है, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। अब मैं वहीं जाऊंगी, उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास जाऊंगी और वहां से अपना क्वेश्चनर फिल कराऊंगी। अब जजमेंट तो आ गया मेरा कन्वीनियंस, पर मेरी कन्वीनियंस नहीं आई। इनकन्वीनियंट होते हुए भी मैं दूसरे सिटीज की फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जाऊंगी। डिफरेंस क्लियर हुआ जजमेंटल और कन्वीनियंस में? कन्वीनियंस का मतलब सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस से चल रहे हैं, जो आपके आसपास है वहीं जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, नेबर, अपने ईमेल का हेल्प ले रहे हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप की हेल्प ले रहे हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, फेसबुक की हेल्प ले रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस से चल रहे हैं। दैट्स ओके। जजमेंटल में कन्वीनियंट है या नहीं है, दोनों ही केस हो सकते हैं, कन्वीनियंस से भी चल सकते हो, नॉन कन्वीनियंस से भी चल सकते हो।
बट आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग चलोगे, माई जजमेंट इज दैट आई हैव टू अप्रोच ओनली फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो मैं अपने जजमेंट से चलूंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझको लगता है कि मुझे फैमिलीज की इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर मेरी रिसर्च है। अब मैं अगर हर किसी से फिल कराती हूँ तो मेरा पापा सॉल्व नहीं होगा। मुझे सॉल्व कराना है मुझे फिल कराना है एक स्पेसिफिक एज ग्रुप से, या मुझे लगता है कि जो लोग मिडिल इनकम, एटलीस्ट जिनकी मिडिल इनकम है, अपर मिडिल क्लास आते हैं, वो अच्छा इन्वेस्ट करते होंगे। जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं करता होगा। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ एक अपर मिडिल क्लास को अप्रोच करूंगी। वहां मेरा जजमेंट आ गया कि मुझे रिजल्ट्स वहीं से मिलेंगे। ये हो गई जजमेंटल सैम्पलिंग। देखो लिखा हुआ है नीचे, लिमिटेड नंबर और कैटेगरी ऑफ पीपल। आप उसी कैटेगरी के पास जाओगे जहां से लगता है आपको आंसर सही मिलेगा। यहाँ आपका जजमेंट आ गया। मुझे कोई इकोनॉमिक्स पे रिसर्च करनी है, मुझे लगता है कि हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन या जो हेड्स हैं, जितनी भी इकोनॉमिक फर्म्स हैं, वही मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो मैं वहीं पर जाकर अपना क्वेश्चन बनाऊंगी। यहाँ मेरा जजमेंट आ गया। जहां पर भी आपका पर्सनल जजमेंट आ जाए, वो जजमेंटल सैम्पलिंग होती है। अब जजमेंटल सैम्पलिंग आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से भी हो सकती है और कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं भी हो सकती है। ठीक, क्लियर? यस बोलो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यस मैम। बस एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है, बाकी के कहाँ गए? नहीं मैम, बस माइक मेरा ही ऑन है इसलिए। अच्छा, बाकियों को आ रहा है? मैं कुछ लिखवाऊं लोगों से? चलिए, जजमेंटल के बाद कोटा सैम्पलिंग पे मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट है कोटा। कोटा सैम्पलिंग थोड़ा बहुत स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से मैच होता है। ये सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स आप बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग टेक्निक पे लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, 15 मार्क्स का। सैम्पलिंग टेक्निक्स पे एक आता है, जरूर आ जाता है एक, और नहीं तो बहुत बार तो शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कि स्ट्रैटिफाइड या क्लस्टर में डिफरेंस क्लियर कीजिए, या स्ट्रैटिफाइड और कोटा सैम्पलिंग में डिफरेंस क्लियर कीजिए। तो अब मैं आती हूँ कोटा सैम्पलिंग पे। Quota sampling is used when sample is selected on the basis of certain demographic characteristics such as age, gender, occupation, education, etc. ये वही लाइन आ गई, सेम वही लाइन आ गई जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आई थी। तो अब इसमें क्या होगा, कोटा सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड में बस एक डिफरेंस है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कोटा और स्ट्रैटिफाइड में। सिर्फ जैसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आप स्टार्टा बनाते हो, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आप स्टार्टा बनाते हो और उसके बाद में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करके एलिमेंट्स पिक कर लेते हो स्टार्टर में से। कोटा सैम्पलिंग में आप कोटा बनाओगे, ग्रुप कोटा भी ग्रुप होता है, आप ग्रुप बनाओगे, बस वो भी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। बस ओनली डिफरेंस ये होगा, जब कोटा डिफरेंट कोटास के अंदर से आप एलिमेंट्स पिक करोगे तो वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज नहीं करके आप यूज करोगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो सिर्फ एक डिफरेंस है, पहला स्टेप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग का सेम है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में भी पहला स्टेप है मेक द स्टार्टर्स यूजिंग डेमोग्राफिक ऑन द बेसिस ऑफ एनी डेमोग्राफिक वेरिएबल। कोटा सैम्पलिंग में भी फर्स्ट स्टेप वही है, मेक द कोटास यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनी डेमोग्राफिक वेरिएबल। सेकंड स्टेप में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आपने स्टार्टर्स में से जो एलिमेंट्स पिक किए वो क्या यूज करके किए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करके। कोटास के अंदर से जब आप एलिमेंट्स पिक करेंगे तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बेसिस पे करेंगे। बस इतना डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस क्लियर? एग्जांपल देख लो आप, ये रहा आपके सामने, एग्जांपल को आप रीड कर लेना। एंड लास्ट बेटा, इसमें कोई क्वेरी कोटा में, कोटा सैम्पलिंग में कोई क्वेरी? नो? स्ट्रैटिफाइड की तरह बस सेकंड स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल के अंदर क्या होता है, स्नोबॉल के अंदर एक छोटी सी चीज है, स्नोबॉल्स के अंदर आप क्या करते हैं, रेफरेंस का रेफरेंस यूज करते चले जाते हैं, स्नोबॉल बन जाता है। रेफरेंस का रेफरेंस यूज करते जाते हैं और स्नोबॉल बन जाता है आपका। स्नोबॉल को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको व्हाइट बोर्ड की हेल्प से। आई एम जस्ट टेकिंग अ व्हाइट बोर्ड और उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
ये व्हाइट बोर्ड ले रही हूँ मैं, और अब स्नोबॉल सैम्पलिंग देखना। स्नोबॉल सैम्पलिंग आप देखना, ये इट्स मी, ठीक है। मैंने 10 लोगों को क्वेश्चनर बांटा, 4 5 6, ठीक है, इतने लोगों को बांट दिया। इतने लोगों को मैंने, आप सब लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? नो मैम। शेयर तो मैंने कर दिया, शेयर तो मैंने किया हुआ है बेटा। मैं फिर से करती हूँ इसको शेयर। अब दिख रहा है आपको सबको? दिखना तो चाहिए। नो मैम। व्हाइट बोर्ड कैसे नहीं दिख रहा है? कोई नहीं मेरे, आप अब ये आपने, इसने 5 लोगों को बांटा, ठीक है। सिमिलरली इसने भी 4 5 लोगों को बांटा। समझ गए? स्नोबॉल, रेफरेंस का रेफरेंस, रेफरेंस का रेफरेंस, रेफरेंस का रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड एज स्नोबॉल सैम्पलिंग। अभी मुझे बोलो कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? मुझे लगता है दिखना चाहिए, मैंने तो शेयर किया हुआ है आपको। हम क्लियर दिख रहा है। दिख रहा है निशांक? यस मैम। बाकियों को यस बोलो, नो बोलो। ये तो सारा टेक्नोलॉजी है। यस मैम, क्लियर दिख रहा है। क्लियर दिखेगा, ये तो टेक्नोलॉजी है, हो सकता है थोड़ा आने में टाइम लगाओ। ये हो गया स्नोबॉल, क्लियर हो गया? डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको बता दिया। दिस इज व्हाट स्नोबॉल सैम्पलिंग इज।